बीजेपी नेता अरुण जेटली और प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू के बीच छिड़ी जुबानी जंग में कांग्रेस पार्टी अब खुलकर काटजू के पक्ष में खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किया है कि पिछले 11 सालों में गुजरात दंगों को लेकर देश के कई लोग मोदी का विरोध करते रहे हैं, तो क्या वो सभी कांग्रेस के एजेंट हैं? पिछले 11 वर्षों में मोदी और मोदी की गुजरात की निंदा कठोर, कड़े, गंभीर शब्दों में विभिन्न लोगों ने की है। क्या वो सभी कांग्रेस के एजेंट बन जाते हैं? क्या एनडीए के कार्यकाल में या इन्हीं के कानून मंत्री के कार्यकाल में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं किया गया? प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू के लेख से नाराज बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि जस्टिस काटजू बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसको काटजू जी तय नहीं न करेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो तय नहीं करेगी। साफ साफ तौर पर वो राजनीति में, देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ हस्तक्षेप कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी आज उनके बचाव में आई है, उससे उन दोनों की जो साठगांठ है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। और इसलिए अरुण जेटली जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि श्री काटजू को तत्काल इस्तीफा अपने पद से देना चाहिए, वो इस पद पर रहने के काबिल नहीं है। अरुण जेटली साहब और मोदी साहब ने जो टिप्पणी की है कि वो कांग्रेस के ब्रीफ को लेकर घूम रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे करके और कांग्रेस की राजनीति करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये जुबानी जंग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू के एक लेख को लेकर शुरू हुई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि काटजू ने इस लेख में ऐसा क्या लिख दिया था जिसकी वजह से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में 15 फरवरी को छपे लेख में काटजू ने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए लिखा था, 2002 में जिस तरह से गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ, उसे ना तो कभी भुलाया जा सकता है, ना माफ किया जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन दंगे के दाग को मोदी के दामन से नहीं छुड़ाया जा सकता है। मोदी के समर्थक दावा करते हैं कि दंगों में मोदी का हाथ नहीं था। ये भी कहा जाता है कि किसी कोर्ट में उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि दंगों में मोदी का कोई हाथ नहीं था। जो लोग ये कहते हैं कि 2002 में गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में मुसलमानों का कत्ल हुआ, उन्हें जर्मनी में नवंबर 1938 में हुए वाक्य को याद रखना चाहिए। तब जर्मनी में भी सभी यहूदी लोगों पर हमला हुआ था। नाजी सरकार ने दावा किया था कि एक यहूदी युवक ने पेरिस में जर्मन राजनयिक की हत्या की कोशिश की थी, उसी की प्रतिक्रिया में यहूदियों पर हमला हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि नाजी सरकार ने साजिश के तहत लोगों की भावनाओं को भड़काया और यहूदियों पर हमले करवाए। बिहार में पत्रकारों की आजादी छीने जाने की शिकायतों के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर आज चर्चा नहीं हो सकी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू ने बताया कि कुछ सदस्य इस रिपोर्ट को पढ़कर नहीं आ पाए थे, लिहाजा इस पर चर्चा अगली बैठक के दौरान की जाएगी। डिफर हो गया, कुछ मेंबर ने उसको पूरा पढ़ा नहीं, वो डिफर हो, अगले मीटिंग में कंसिडर होगा। जहां तक बिहार की रिपोर्ट आई है, वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। तो ये कहना कि जैसे मैंने रिपोर्ट दी है वो गलत है। मैंने तो सिर्फ एक कमेटी अपॉइंट करी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं जब गया था बिहार साल भर पहले, तो बहुत जर्नलिस्टों ने कंप्लेन किया था कि मीडिया फ्रीडम नहीं है, बड़ा भय है मीडिया वालों का कि अगर कुछ लिखें बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट करी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राजीव रंजन नाग की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट को जब प्रेस काउंसिल के सामने पेश किया जाएगा तो वहां हंगामा भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं पेश होने से हंगामे की नौबत ही नहीं आई। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की सीडीआर मंगाने के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नीरज नाम के एक जासूस को गिरफ्तार किया है। नीरज का कहना है कि उसने पैसे देकर अरविंद डबास नाम के सिपाही से अरुण जेटली की कॉल डिटेल मंगवाई थी। नीरज की बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात की जांच चल रही है। नीरज को कल देर शाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और रात को ही उसे मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर पूछताछ के लिए लाया गया है। इसके पहले अरविंद डबास ने पुलिस को बताया था कि उसने अपने जमीन के पैसे निकलवाने के लिए अरुण जेटली की सीडीआर निकलवाई थी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। नीरज
और अरविंद डबास के बयानों से सबसे बड़ा सवाल उभर कर यही आ रहा है, वो कौन शख्स है जो अरुण जेटली की सीडीआर निकलवाना चाहता था। संसद के बजट सत्र में अगली कतार में बैठे नजर आ सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस और सरकार में इस बात पर विचार चल रहा है कि लोकसभा के अगले सत्र में उन्हें बैठने के लिए आगे की सीट दी जाए। कांग्रेस में राहुल गांधी का कद बढ़ा है और इसी के साथ बढ़ी है उनकी जिम्मेदारी। अब तक लोकसभा के सांसद के तौर पर राहुल लोकसभा में पीछे की कतारों में युवा सांसदों के साथ बैठते थे, लेकिन अब वो पार्टी के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। लिहाजा पार्टी और सरकार के कई बड़े नेताओं का ये मानना है कि राहुल गांधी को अब बड़ी भूमिका निभानी होगी, इसलिए उन्हें आगे की कतार में ही बैठाना ठीक होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और राहुल पर भी निर्भर करेगा कि वो ऐसे किसी प्रस्ताव को कबूल करते हैं या नहीं। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के शव को उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। गृह मंत्रालय ने ये फैसला खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर अफजल का शव जम्मू कश्मीर जाएगा तो वहां कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। आपको बता दें कि शव सौंपने की मांग उसके परिजनों ने एक चिट्ठी के जरिए की थी, जो राज्य सरकार से होती हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंची थी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अफजल के परिजनों को कब्र तक जाने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकराते हुए शव सौंपे जाने की मांग कर दी थी। जैश-ए मोहम्मद का आतंकी अफजल गुरु को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया था और राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दे दी गई थी और अफजल गुरु के शव को तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी की सजा पर 20 फरवरी तक रोक लगा दी है। उसी दिन सुनवाई के बाद कोई फैसला होगा। चारों 1993 में बारूदी सुरंग मामले में दोषी हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। कुख्यात चंदन तस्कर रहे वीरप्पन के चारों साथियों गगन प्रकाशम, सीमोन मिसेकर और बिला वेदरन ने राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। चारों के वकील ने इस दलील के साथ कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनकी दया याचिकाओं पर फैसला बहुत देर से आया। दया याचिका साल 2004 में दाखिल की गई थी और 9 साल बाद 12 फरवरी 2013 को इसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। वीरप्पन के चारों साथियों को 9 अप्रैल 1993 को तमिलनाडु कर्नाटक की सीमा के पास पालरपुर के नजदीक 22 पुलिस वालों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके सरगना वीरप्पन को तमिलनाडु पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। चंडीगढ़ के गोल्फ क्लब में शनिवार को हुई एक मारपीट की घटना में उड़न सिख के नाम से मशहूर पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी घटना के सिलसिले में पंजाब के एक कांग्रेसी विधायक और एक पूर्व सैन्य अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के थाने में दर्ज केस के मुताबिक शनिवार को गोल्फ खेलते समय मिल्खा सिंह, कांग्रेस विधायक रणदीप सिंह नाभा और रिटायर्ड कर्नल विजय सिंह संधू के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें नाभा और संधू को मामूली चोटें भी आई थी। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। संधू की तरफ से दर्ज केस में नाभा और मिल्खा सिंह पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है, जबकि पंजाब के अमलों से कांग्रेस सांसद नाभा की तरफ से दर्ज केस में संधू पर झगड़ा करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। 80 साल से ज्यादा उम्र के मिल्खा सिंह ने कहा है कि वो तो नाभा और संधू के बीच चल रहे झगड़े के बीच बचाव के लिए गए थे, उन्हें नहीं मालूम कि आखिर उनका नाम एफआईआर में क्यों दर्ज कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद के जयंती समारोह के मौके पर बिहार ही नहीं देश के कई राज्यों में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। राजस्थान के अजमेर के सरकारी और निजी स्कूलों में हुए आयोजनों में बच्चे ही नहीं टीचर्स और बुजुर्ग भी शामिल हुए। कई तो ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार सूर्य नमस्कार किया। और हम ये चाहते हैं कि हम ये रोज करें और जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, हमें बल मिलती है, बुद्धि मिलता है। हम संकल्प लेते हैं कि आज से प्रतिदिन हम सूर्य नमस्कार करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसे ही कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बच्चों ने इस अनुभव को अद्भुत बताया। दिल्ली में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों ने मिलकर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में किया। ओम सवित्रे नमः।